आज जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा जो आपका ये जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे सीए इंटरमीडिएट इनकम टैक्सेशन एंड सीएमए इंटरमीडिएट इनकम टैक्सेशन। हालांकि बीकॉम, सीएस, एमकॉम, एमबीए वाले भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो कोई डरने की बात नहीं है, उनका भी जो सिलेबस है कंप्लीट हो ही गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके कोर्स में भी है और उनका भी लगभग कोर्स कंप्लीट हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा। मिस्टर राजीव, एज 50 years, a resident individual and practicing chartered accountant, furnishes you the receipt and payment account for the financial year 2019-20। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, यानी कि यहां पर जो पैसे आए वो हैं और यहां पर जो पैसे गए वो हैं। पैसे आए पैसे गए, पैसे आए पैसे गए, रिसिप्ट का मतलब आना, पेमेंट का मतलब जाना। यहां कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 1 अप्रैल 2019 का, कैश में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, टोटल 12,000 रुपये पड़े हैं। आपको आपके प्रोफेशनल सर्विस के लिए पैसे मिले और वो भी यहां पर दे रखे हैं 59,38,000। आपको जो है रेंट मिला, रेंट रिसीव हुआ 50,000। आपने मोटर कार का लोन लिया है कैनरा बैंक से 9% इंटरेस्ट पर, वो लोन का अमाउंट दे रखा है 2.5 लाख रुपए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोन लेते हैं वो आपकी इनकम नहीं होती है, आपको रेंट की रिसिप्ट मिलती है और आपका बिजनेस नहीं है तो फिर वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। आपने जो है स्टाफ को पेमेंट करी, स्टाइपेंड पेमेंट करी, टोटल जो है 21,50,000 रुपए की पेमेंट करी है, 21,50,000 रुपीज। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आए हैं 11,48,000 के। आपने ऑफिस का रेंट भी पे किया है 30,000 रुपीज का। आपने घर का लोन जो लिया है या ले रखा होगा पहले से, उसमें कुछ रीपेमेंट करी है एसबीआई को, जिसमें 88,000 का इंटरेस्ट है और टोटल पेमेंट है 1,88,000 की, यानी 1 लाख का प्रिंसिपल पोर्शन है। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है 24,000 और ये सम एश्योर्ड का 10% है, यानी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ईटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। मोटर कार इन्होंने एक्वायर करी है जनवरी 20 में और अकाउंट पे ही चेक से एक्वायर करी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तब आप अपने एसेट में कैपिटलाइज कर सकते हैं। 4,25,000 इन्होंने जो है मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, और ये भी इन्होंने अकाउंट पे चेक से पेमेंट करी है। और आपके एक्ट में लिखा है सेक्शन 80D में कि अगर आप अदर देन कैश करेंगे तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। बुक्स बॉट ऑन 1 जुलाई 2019 एनुअल पब्लिकेशन है, अकाउंट पे चेक से पेमेंट करते हैं और एनुअल पब्लिकेशन मंगाते हैं 20,000 रुपीज की। इन्होंने जो है कंप्यूटर एक्वायर करा है 1 नवंबर 2019 को बाय अकाउंट पे चेक फॉर प्रोफेशनल यूज। तो आप यहां पर देखेंगे क्या पुट टू यूज इसे 180 डेज हो गया है या नहीं हो गया, वो आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए जिसे डोमेस्टिक ड्राइंग बोलते हैं 2,72,000 की। इन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसमें 20,000 रुपये डाल दिए। इन्होंने मोटर कार के मेंटेनेंस के लिए जो है 10,000 रुपीज डाल दिए, खर्चा कर लिया। और ऐसे इनका क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस आ गया है 19,15,000 रुपीज। आपको जो है यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है नीचे, आप ध्यान से पढ़िएगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही पहले स्टार्ट करिएगा। ही ऑक्यूपाइज 50% ऑफ द बिल्डिंग फॉर ओन रेजिडेंस and let out the balance for residential use at a monthly rent of 5,000 rupees. The building was constructed during the period 1997 and 98 when the housing loan was taken. तो हाउसिंग लोन जो है आपने बहुत पहले लिया था और पीरियड आपको इसलिए दिया है ताकि आप हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर से रिकॉल कर पाओ कि आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है, वो आप याद कर पाओ, रिकॉल कर पाओ, उतना डिडक्शन आप ले पाओ। मोटर कार वॉज पुट टू यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, और यहां पर आपको जो है बाइफर्केट करना पड़ेगा कि 1/5 पोर्शन जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए है, तो उसे आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं। नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब यहां पर इन्होंने मोटर कार का लोन लिया वो दिखाया हुआ है, हालांकि इसका इंटरेस्ट की कोई रीपेमेंट पूरे साल में नहीं करी है, ये बता रहे हैं आपको। अब ये देखेंगे हम एक्रूअल बेसिस पर होगा तो हम फिर अलाउ करेंगे, देखेंगे नीचे देखेंगे, बट आपको पता है कि पेमेंट बेस पे अलाउ होता है।
तो इसीलिए इसकी डिडक्शन भी आप नहीं लेंगे, इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि पेमेंट बेसिस पर ला होता है ना। अगला पॉइंट कहता है द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स है 60,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी है 80,000 रुपीज, कंप्यूटर्स है 50,000 रुपीज। नोट मिस्टर राजीव फॉलोज रेगुलरली द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड यू हैव टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, और अगले साल वाले ले सकते हैं 21-22। आप मुझे बताइए इसको आप कैसे करेंगे। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब आता है तो आप इसको कैसे करेंगे। यहां पर आपको जो है P&L दे नहीं रखा है, नेट प्रॉफिट को हम बेस बनाते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस की एडजस्टमेंट हम लगाते हैं, और यहां पर आपको नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पीजीबी के हिसाब से डायरेक्टली निकालना पड़ेगा। तो ये जो आपको फीस मिली वो आपकी हो गई इनकम, और उसमें से जो स्टाफ की सैलरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस का जो रेंट है, और मोटर कार का 4/5 पोर्शन, क्योंकि 1/5 पोर्शन आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, तो वो सारे के सारे खर्चे आप माइनस करेंगे। कार लोन का इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा, इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे, है ना जी। जो मोटर कार आपने परचेज करी है उसका डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, भले ही आप कैश बेसिस फॉलो करें, डेप्रिसिएशन तो क्लेम आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां पर क्योंकि पुट टू यूज 180 डेज नहीं हुआ है, 180 डेज नहीं हुआ है, इसके लिए 7.5% पर मोटर कार पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। और क्योंकि मोटर कार पर्सनल पर्पस के लिए भी 1/5 यूज होती है, तो इसीलिए 4/5 जो ऑफिस पर्पस के लिए यूज होती है उतना ही डेप्रिसिएशन आपने अपने P&L में क्लेम किया है। मोटर कार जो है जनवरी में एक्वायर करी है, तो डेफिनेटली जो है 7.5% का ही, यानी कि आधी रेट पर जो है डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो आपकी बुक्स होती है उस पर डेप्रिसिएशन की रेट 40% है, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स पर 10% की रेट है, प्लांट मशीनरी पर 15% की रेट है। क्या यहां पर ये गिवन है क्या आपको कि इसका खर्चा किया है? दी आंसर इज खर्चा गिवन नहीं है, ये पहले से आ रहा है जिनकी WDV गिवन है आपको, यानी कि ये ओपनिंग में आ रहे हैं, आपने इन पे और डेप्रिसिएशन लगाया और इनकी क्लोजिंग वैल्यू तक पहुंचाया। मोटर कार इस साल परचेज करी है, बाकी सब पहले से आ रहा था। कंप्यूटर पर भी इन्होंने 40% का डेप्रिसिएशन लगाया, और जो नया कंप्यूटर लिया है उस पर इन्होंने 40% का डेप्रिसिएशन लगाया, बट उसे जो है 50% से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने 1 नवंबर को परचेज किया है, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो है 150 के करीब दिन होते हैं, 180 डेज नहीं होते हैं। इसके लिए आधी रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा, और इसीलिए जो डेप्रिसिएशन 40% की रेट है वो आधी हो जाएगी, और 30,000 रुपये का जो नया कंप्यूटर यहाँ खरीदा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नया खरीदा है कंप्यूटर, ये रहा नीचे, ये रहा 30,000 का कंप्यूटर, इस पे जो है डेप्रिसिएशन का क्लेम किया गया है और वो लिया है हमने। ये आपकी बिजनेस की इनकम आई है। अब जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आपको जो है रेंटल रिसीव हुआ है, वो रेंटल आपका कितना बनता है आप देखेंगे, कितना बनता है वो 5,000 रुपीज है आपका महीने का रेंटल, और 12 महीने के हिसाब से होता है 60,000। 5,000 रुपए के रेंटल पर आप लेट आउट करते हैं तो 60,000 का रेंट आपका बनेगा, जिसमें से आप 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले पाएंगे, और जो इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन का वो भी आप ले पाएंगे। लेट आउट में तो आप कितना भी ले सकते हैं, चाहे आपने प्रॉपर्टी कभी भी एक्वायर करी हो, जो आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो ये जो है आपका यहां पर निकल कर आ गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट वाला। और जो 50% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस आधी प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, एक प्रॉपर्टी तो क्या आप 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई रख सकते हैं, जिसमें GAV और NAV नील माना जाता है, और आप इंटरेस्ट की रिडक्शन ले सकते हैं। यहां इनका इंटरेस्ट जो है 88,000 का बनता था हाउसिंग लोन के ऊपर जो इन्होंने लिया है, हाउसिंग लोन जो इन्होंने लिया है उस पर 88,000 का इंटरेस्ट इनका बनता है। अब ये क्योंकि जो प्रॉपर्टी है आधी सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हैं, आधी लेट आउट रखते हैं, इसके लिए इसके रेंट के आपने 2 टुकड़े कर दिए, और 50% रेंट आपने लेट आउट पोर्शन में डाला, और 50% पोर्शन जो है वो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड में डाला। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी डाल सकते हैं, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो है लिमिट होती है, 1999 से भी पहले लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपकी लिमिट लगी हुई है 30,000 की,
उससे ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप अपना इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकते, इसलिए आप इतना ही कर पाएंगे और यहाँ भी हाउस प्रॉपर्टी का आपको लॉस आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई है, इसमें आपने जो प्रिंसिपल पेमेंट करी है उसकी एटीसी में डिडक्शन, पीपीएफ में पैसा डाला है, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा डाला है, सबकी डिडक्शन आपको मिलेगी और ये डिडक्शन आप ले सकते हैं ईटीसी में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है उसकी डिडक्शन भी आप ले सकते हैं ईटीडी में, और डिडक्शन के बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम जिस पे हमें देना पड़ेगा टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखेंगे जरा ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ सिद्धांत ऑफ दिल्ली एंड टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021। सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, बोनस, सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन, bills paid by employer for gas, electricity and water provided free of cost at the above flat। at the above flat यानी above flat पर जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई है। अब गैस भी लगाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, वाटर भी आएगा, वो सब एम्प्लॉयर पे करता है। सिद्धांत परचेज्ड अ फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिल्ली फॉर 4,75,000 इन अप्रैल 2013 विच वॉज फाइनेंस्ड बाय अ लोन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहली बार देख रहा हूं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन घर के लिए लोन दे रही है। 1,60,000 का दिया है, 15% इंटरेस्ट पे दिया है। उसकी जो खुद की सेविंग है 65,000 की एंड अ डिपॉजिट फ्रॉम नेशनलाइज बैंक 2,50,000 का, वो भी इन्होंने लगाया था खरीदने के लिए। मतलब 1,60,000 LIC से लिया, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 65,000 अपनी सेविंग लगाई और 2,50,000 इन्होंने नेशनलाइज बैंक से लिया है। To whom this flat was given on lease for 10 years। 10 साल की लीज पर घर दे दिया, खरीदा और लीज पर दे दिया। फ्री में कौन देगा। आगे लिखते हैं, ये कहानी चल रही है, लिखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, सिद्धांत दिल्ली में रहता है, उसका एग्जाम्पल चल रहा है। आपको अगर प्रोविजंस आते हैं तो आपको कंसल्टेंसी देनी है और वो आप जरूर दे पाएंगे। द रेंट पेएबल बाय बैंक वॉज 3,500 पर मंथ, यानी कि जो बैंक है उसको हमने लीज कर दिया, ये कह रहे हैं। सिद्धांत ने घर लिया और घर को कुछ अपनी सेविंग लगाई, कुछ LIC से पैसा लिया, कुछ नेशनलाइज बैंक से पैसा लिया और उसी नेशनलाइज बैंक को रेंट पर दे दिया कि भैया आप रेंट पर ले लो और 3,500 महीने की मुझे देते रहो। साथ ही में उन्होंने जो है नीचे कुछ और डिटेल दे रखी है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है सिद्धांत ने पे करे हैं 4,300 पर एनम। घर का इंश्योरेंस पे करा है 860 रुपीज। 2,700 उन्हें शेयर का स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन आया है और कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आया है। इन द ईयर 2014-15 ही हैड गिफ्टेड 30,000 टू हिज वाइफ एंड 20,000 टू हिज सन हु वाज एज 11 years। द गिफ्टेड अमाउंट वर एडवांस टू मिस्टर राजेश हु वाज पेइंग इंटरेस्ट एट 19% पर एनम। तो क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे ना, वाइफ को दे रहे हो, आप जो है माइनर चाइल्ड को दे रहे हो, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दे रहे हो, आने वाली जो इनकम है वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। सिद्धांत को गिफ्ट मिलता है 25,000 का ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स, और 4 फ्रेंड्स अगर 25,000 का गिफ्ट मिलेगा तो 1 लाख रुपए होएगा। 1 लाख रुपए अगर गिफ्ट के फॉर्म में मिल गया तो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पीपीएफ में अगर आप पैसा डालेंगे तो ईटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। आपको सिद्धांत की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। जहां तक क्वेश्चन पढ़कर समझ में आया तो वहां पर लग रहा है कि इनकी कुछ अदर सोर्सेज की इनकम है, कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कुछ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है, कुछ सैलरी की इनकम है। ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। सैलरी से स्टार्ट करते हैं। आंसर दिखा देता हूं यार, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो सैलरी क्वेश्चन में गिवन है वही उतार कर लिखनी है कि ये इनको सैलरी मिली है। 11,000 का इनको बोनस मिला है। क्वेश्चन में गिवन है ना सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में गिवन है एम्प्लॉयर ने सर्वेंट प्रोवाइड करा है, उसकी जो सैलरी है वो आपके लिए परक्यूजिट्स हो जाएगी। 12,000 रुपये आपके लिए परक्यूजिट्स हो गई। आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह मिलती है, 11,000 रुपये की आपके लिए टैक्सेबल होगी। एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, तो आपके लिए तो वो क्या मानी जाएगी, सैलरी इनकम। सैलरी की जो इनकम आ गई है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आप माइनस कर देंगे 50,000 की, और आपके पास टैक्सेबल सैलरी इनकम आ जाएगी। जहां तक बात हाउस प्रॉपर्टी की है तो वहां पर आपको 3,500 रुपये का रेंटल मिलता है।
म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ गिवन नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट आप निकाल नहीं सकते, तो इसी रेंट को आप जीएवी मानेंगे, जिसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलेगी। उसमें से आप 30% माइनस कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपको करनी ही होती है, चाहे एक्चुअली में आपने कुछ खर्चा किया हो, इंश्योरेंस कराया हो, कुछ नहीं कराया हो, रिपेयर कराया हो, नहीं कराया हो, फर्क नहीं पड़ता है। एलआईसी को आप इंटरेस्ट देते हैं, एलआईसी को आप इंटरेस्ट देते हैं लोन पर, क्योंकि नेशनलाइज बैंक को नहीं देते, ये देखो ध्यान से पढ़ो। एलआईसी को 15% का इंटरेस्ट देते हैं, नेशनलाइज बैंक को नहीं देते हैं इंटरेस्ट। हालांकि हमने उसको लीज पर दिया हुआ है घर, जिसमें वो हमें 3,500 रुपये महीने का पे करता है। तो एलआईसी को आप इंटरेस्ट देते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा कि देखो भैया 2013 में लिया है, तो 13 के बाद आप देखें 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। अब जो है 1,60,000 है, 1,60,000 का जो लोन लिया है उसका 15% 0.15 बनता है 24,000 रुपये। तो यहां पर देखें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं ना कुछ। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 24,000 का इंटरेस्ट जो बनता है वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं 24 क्लॉज बी में। यहाँ पर लिखा नहीं है सेक्शन नंबर, आप लिख कर आएंगे 24A 24B लिख कर आएंगे, सेक्शन 24 क्लॉज ए, सेक्शन 24 क्लॉज बी लिख कर आएंगे। टेबल सही से बनाएंगे, हेडिंग सही से डालेंगे, कहाँ पर क्या आना है उसके अंदर सब हेडिंग में सारी डिटेल डालेंगे और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस है, बिजनेस की इनकम है, एक गेन आता है इनको, एक लॉस आता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का ही गेन है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, दोनों एडजस्ट हो सकता है और नेट लॉस आएगा 1,500 रुपीज का। ये कहीं और से सेट ऑफ नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस उसी की इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है। इसके लिए वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आने वाले सालों में अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का कोई गेन आता है तो एडजस्ट कर पाएंगे आप, उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे आप। आपने कुछ इंटरेस्ट कमाया, मतलब जो सामने वाली पार्टी ने इंटरेस्ट कमाया वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे, तो यहां आपने क्लब कर दिया। हालांकि जो माइनर की इनकम, एक तरह से जो माइनर को आपने दिया है और उसकी इनकम जब हम पेरेंट्स में क्लब करते हैं, पेरेंट की इनकम में क्लब करते हैं, तो 1,500 रुपये माइनस करना अलाउ किया गया है सेक्शन 1032 में, वो आप माइनस कर पाएंगे। आपको याद होगा कि क्लबिंग में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा कि माइनर को हमने कोई दे दिया एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो पेरेंट्स के लिए टैक्सेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये जरूर था कि माइनर की जो इनकम है वो पेरेंट्स के लिए टैक्सेबल होगी, बट बाकी सभी जगह पर या तो डॉटर इन लॉ या फिर स्पाउस, ये सारी चीजें थी। माइनर के लिए आपने क्लब कर दिया, बट 1,500 रुपये आप माइनस कर सकते हैं। चाहे माइनर को किसी और ने भी पैसा दिया होता, उसका इंटरेस्ट पेरेंट्स के लिए ही क्लब होता, अनलेस एंड अनटिल माइनर ने अपनी स्किल से कमाया है, हार्डवर्क से कमाया है, टैलेंट से कमाया है। यहां तक की बात समझ में आई? तो माइनर का इंटरेस्ट यहां डाल दिया। वाइफ जो है, वाइफ को पैसा दिया, उससे इंटरेस्ट है, वो भी क्लब कर दिया। दोस्तों से 1 लाख रुपए मिला, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिया। यहां दोबारा से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 30,000 पर 19% कैलकुलेट किया है और 20,000 पर 19% कैलकुलेट किया है और वो यहां पर जोड़ा है, क्योंकि आपने जिसको पैसा दिया वो आपके रिलेटिव थे, वाइफ थी, बच्चा था। क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, वो यहां पर हमने क्लब कर दिया है। क्लबिंग का भी सेक्शन 64(1)(a) और 64(1) जो है वो आपको अगर याद है तो आप लिख कर आ सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से आप डिडक्शन ले पाएंगे जो पीपीएफ की है, और ऐसे आपकी टोटल इनकम आएगी जिस पर आपको जो है टैक्स कैलकुलेट करना होगा। हालांकि जितना भी टैक्स बनेगा, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है, इसके लिए रीबेट आपको मिल जाएगी और रीबेट मिलने के बाद आपका टैक्स लाइबिलिटी कुछ भी नहीं आएगी। रीबेट मिलने के बाद टैक्स लाइबिलिटी आपकी कुछ भी नहीं आएगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर यहां पर क्वेश्चन में एक चीज और गिवन थी, वो शायद हमने मिस कर दी है, और वो चीज ये थी कि सिद्धांत ने रेंट भी पे किया है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेंट पे करते हैं तो एक सेक्शन 80GG होता है, यहां पर उन्हें बेनिफिट मिलता है जिन्हें एचआरए नहीं मिल रहा और जिनके पास खुद का घर नहीं है। सिद्धांत के पास खुद का घर है और इसीलिए 80GG की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बात यहां लिखी है पॉइंट नंबर 2 में। आपके जो है 3 क्वेश्चन शेष हैं, 8, 9, 10 और 11 शायद 4 शेष हैं, और 4 क्वेश्चन के बाद आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। आप सोचकर देखिए मुझे कैसा लग रहा होगा। मतलब एक तरफ तो अच्छा भी लग रहा है कि देखो भाई जो टास्क है पूरा कर लिया, एक तरफ ये भी है कि यार साथ यहीं तक था और इसके बाद आपका हार्डवर्क स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग मेहनत करेंगे और डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे। आज मैंने इतना प्रिपरेशन कर लिया, ये चैप्टर मेरा हो गया पूरा, अच्छे से आता है। एमसीक्यू टेस्ट आप ऐप पर देंगे, वेबसाइट पर देंगे, मुझे रिजल्ट शेयर करेंगे। समझ रहे हैं आप? डाउट पूछेंगे तो पूछेंगे आप,
तो ऐसा कनेक्शन अपना तो रहने वाला है। जब तक आप सीए पूरा नहीं हो जाता आपका, तब तक आप यूट्यूब चैनल से ज़रूर कनेक्टेड रहेंगे, ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलती रहे और आप भी मेरी हेल्प करेंगे ना। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ ला रहा हूँ, कोई फ्री चीज़ ला रहा हूँ जो कि आप स्प्रेड कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, तो उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी कि अगर मैं कुछ फ्री कर रहा हूँ या बहुत अफोर्डेबल कर रहा हूँ या कुछ नई चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आप भी आगे स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई आपके सीए फाइनल की बात आती है, काम की बात आती है, आर्टिकलशिप की बात आती है, इंटरव्यूज़ आते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, आपको मज़ा भी आएगा। इसीलिए आप यूट्यूब से कनेक्टेड हमेशा रहिएगा जब तक आपकी सीए पूरी नहीं हो जाती, और सीए बनने के बाद जो आने वाले 4-5 साल हैं तब भी आप कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आपको करियर ग्रोथ के लिए कई ऐसी वीडियोस मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। रामदीन वर्किंग एज मैनेजर सेल्स विद फ्रोजन फूड्स लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब ये एक और जो है सैलरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, और सैलरी जिसको अच्छे से आता है चैप्टर वही कर सकता है। मेरा ये मानना है सैलरी चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, पर अगर आईसीए का मन करा तो 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर चॉइस वाले में देंगे तो उसमें आप छोड़ सकते हैं ना, इतना कॉम्प्लेक्स कौन पड़ेगा। और अगर कंपल्शन में डालेंगे तो 5 नंबर से ऊपर का नहीं आना चाहिए, 5 नंबर से ऊपर का नहीं आना चाहिए। बेसिक सैलरी जो है 15,000 पर मंथ की है, डीए जो है 12,000 पर मंथ का है, हालांकि 50% ही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। कमीशन इन्हें टर्नओवर के परसेंटेज पर मिलती है 0.5%। यहाँ पर जो सबसे ट्रिकी चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सैलरी का मीनिंग अलग अलग एग्जेम्पशन के लिए, परक्यूसेट्स के लिए क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सैलरी कितनी मानी जाएगी, उसकी कैलकुलेशन के लिए कितनी मानी जाएगी। हालांकि यहाँ टर्नओवर भी दे रखा है 50 लाख रुपीज़ का, बोनस भी दे रखा है 50,000 रुपीज़ का, यहाँ पर ग्रेट्युटी भी गिवन है, यहाँ पर आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज पीएफ में गिवन है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, कमीशन जो टर्नओवर के परसेंटेज पर निकाली जाती है उसका 12% जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, तो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, उससे ऊपर का आपके लिए टैक्सेबल होगा। आरपीएफ का इंटरेस्ट 15% मिल रहा है, हालांकि 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे ज्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। आपको 10,000 की गोल्ड रिंग मिलती है, एम्प्लॉयर देता है, तो एम्प्लॉयर से जो मिल रहा है वो आपके लिए सैलरी इनकम माना जाएगा अगर 5,000 से ऊपर है। म्यूजिक सिस्टम आप परचेज करते हैं 1 अप्रैल 19 को 85,000 का, एंड वॉज गिवन टू हिम फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, मतलब कंपनी जो है पर्सनल यूज के लिए आपको दे रही है, तो जो भी आपको मिल रहा है एम्प्लॉयर से वो आपकी सैलरी इनकम है। बताइए बताइए, क्या पूरा टैक्सेबल होगा क्या? 85,000 का आपको यूज करने के लिए अगर दिया है, पर्सनल यूज के लिए, इसका मतलब कि सिस्टम तो कंपनी का ही माना जाएगा, पर सिर्फ आपको यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो ये एक तरह से एसेट है। और एसेट को आपने 1 साल में कितना यूज करा वो आपकी परक्यूसेट की वैल्यू मानी जाएगी। 2 old light goods vehicle owned by him were leased to a transport company against the fixed charge of 6,500 per month. Books of accounts are not maintained. अब ये इसका बिजनेस भी चल रहा है, जॉब से भी पैसा कमा रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, ऐसा बिजनेस कर रहा है जहाँ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजन भी लगते हैं, यानी कि ये घमासान मचाने की कोशिश कर रहा है। भले ही 6,500 पर दिया हो, हालांकि हमने तो पढ़ा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 7,500 पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ माना जाएगा, आपकी इनकम माना जाएगा। सेक्शन बोलिए, सेक्शन 44A। रिसीव्ड इंटरेस्ट 5,860 ऑन बैंक एफडीआर। एफडीआर का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, हम लोग एफडी बोलते हैं, ये एफडीआर है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। इन्हें डिविडेंड मिलता है फ्रॉम अ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, और इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम द डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। इस नेट का मतलब क्या है कि टीडीएस कटने के बाद मिलता है, यही हो गया ना नेट का मतलब, टीडीएस कटने के बाद मिलता है। हम तो सारा का सारा इंटरेस्ट डालेंगे, और जो टीडीएस कट गया वो तो हम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद माइनस करेंगे कि इतना कट चुका है, ये इतना हम ऑलरेडी दे चुके हैं। चेक से पेमेंट करी है 15,370 रुपये, 15,370 की टुवर्ड्स प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 22,500 फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। एनएससी में इन्वेस्ट करा है 30,000 रुपीज, एंड इन एफडीआर ऑफ एसबीआई फॉर 5 years 50,000 रुपीज। अब आप अगर ऐसे टैक्स सेवर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ईटीसी की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आप लोगों ने जो है डोनेशन भी दे दी है इन भाई ने,
रामदिन नाम है इनका, मैनेजर हैं सेल्स के, फ्रोजन फूड्स लिमिटेड के। इन्होंने डोनेशन दे दी है 11,000 टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ 5,100 टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड वर गिवन ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ चेक। मतलब कि 11,000 रुपए इन्होंने जो है डोनेशन के दिए हैं, जो इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड हैं उनको दिया है, और 5,100 प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिया है और चेक से दिया है। तो अच्छी बात है, अदर देन कैश दिया तो अच्छी बात है। आपको जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी इनकी सारी की सारी टोटल इनकम, और आपको टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सैलरी से। यहां पर जो बेसिक सैलरी है 15,000 पर मंथ की है, आप लोग उसको 12 से मल्टीप्लाई करके लिख लो भैया, ये तो इसको मिल ही रहा है। यहाँ इन्हें डीए मिलता है 12,000 पर मंथ का, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर पूरा का पूरा टैक्सेबल कर लीजिए, सैलरी की इनकम है। इन्हें कमीशन मिलती है 0.5% 50 लाख की टर्नओवर पर, तो कमीशन भी आपके लिए सैलरी इनकम में इंक्लूड कर लीजिए। इन्हें बोनस भी मिलता है 50,000 का, इंक्लूड कर लीजिए। अब इन्हें ग्रेट्युटी मिलती है 30,000 की। आप मुझे बात बताइए कि ग्रेट्युटी अगर आपको जॉब के साथ मिलती है तो क्या एग्जेम्प्ट होती है? अगर ग्रेट्युटी आपको मिलती है जनरली 5 साल सर्व करने के बाद और रिटायरमेंट पर मिलती है, तब उसमें एग्जेम्पशन के प्रोविजन लगते हैं, कितनी एग्जेम्प्ट होगी, कितनी टैक्सेबल होगी। जॉब के साथ मिल रही है तो पूरी टैक्सेबल होगी, चाहे किसी को भी मिले। यहां तक की बात क्लियर हो गई? तो यहां तक जो सैलरी में गिवन था, जो जो मिलता था, हमने तो सैलरी का हेड डाला, इनकम फ्रॉम सैलरी, वहां पर टोटल कर लिख दिया कि ये तो मिल ही रहा है। यहां पर हमने देखा ग्रेट्युटी मिल रही है, तो ग्रेट्युटी मिलेगी तो एग्जेम्प्ट तो नहीं होगी, जॉब के साथ मिलेगी तो एग्जेम्प्ट नहीं होती, हमने वो भी डाल दी। अब रिकॉग्नाइज पीएफ में जो आपने कंट्रीब्यूशन करा है, तो आप तो कंट्रीब्यूशन कर ही सकते हैं, वो आपकी इनकम थोड़ी ना है। आप कहीं पर एफडी में पैसा डालते हैं तो वो एफडी आपकी इनकम नहीं हो जाती। हाँ, उससे इंटरेस्ट आता है, वो आपकी इनकम होती है। तो यहां पर आपने जो है आरपीएफ में पैसा डाला तो डालो, दिक्कत क्या है? पर एम्प्लॉयर ने डाला, वहां पर दिक्कत है कि एम्प्लॉयर ने आपकी बेसिक सैलरी का 20% डाल दिया। एम्प्लॉयर ने आपकी बेसिक सैलरी का 20% डाल दिया, और 1,80,000 का 20% होता है 36,000। हालांकि जो एग्जेम्प्ट है वो सिर्फ 12% होएगा, और 12% किसका होएगा? नोट 2 में आ रहा है। 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी आधा डीए, और आपकी कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, उसका 12% जो निकल कर आएगा 33,240, वो आपका जो है, अगर एम्प्लॉयर देता है इतना रिकॉग्नाइज पीएफ में, तो आपके लिए वो एग्जेम्प्ट माना जाता है, बाकी टैक्सेबल होगा। जो रिकॉग्नाइज पीएफ में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 15% का मिल रहा है, 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 9.5% का इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, बाकी टैक्सेबल होगा। आपको एम्प्लॉयर से जो है गोल्ड की रिंग मिलती है, 5,000 से ऊपर की मिलती है, टैक्सेबल होगी। आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है 85,000 का, आप यूज करते हैं, पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं, तो एसेट आपने 10% यूज करा ऐसा माना जाएगा, और वो आपकी परक्यूसेट वैल्यू सैलरी में इंक्लूड होगी। ये सारी चीजें जो है इंक्लूड होगा, यानी कि जो होता है एग्जेम्प्ट उसे करते हैं एक्सक्लूड, बाकी सब हो जाता है सैलरी में इंक्लूड। क्या बात है, क्या बात है। और ये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आप यहां माइनस करेंगे 50,000 की, और सैलरी की इनकम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये सिर्फ सैलरी का क्वेश्चन रहता तो जिनको सैलरी के प्रोविजन से याद है वो कर पाते, और उसमें भी एक आधी गलती कर देते। अब यहां तो आपके सैलरी के प्रोविजन के साथ एक बिजनेस का भी, बिजनेस प्रोफेशन का भी पॉइंट डाल दिया कि इनका एक छोटा सा बिजनेस है, लाइट गुड्स व्हीकल को रेंट पर देने का, लीज पर देने का, और 6,500 पर मंथ इन्हें मिलता है पर व्हीकल। इनके पास 2 व्हीकल है, क्वेश्चन में गिवन है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये देखिए यहां पर दे रखा है, 2 ओल्ड लाइट गुड्स व्हीकल ओन्ड बाय हिम वर लीज टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ये जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके ही बुक में दे रखा है जो सेक्शन 44A है, कि या तो ये, या जो एक्चुअली में मिल रहा है जो हायर होगा उसे आप इनकम मानेंगे। कम मानना चाहते हैं तो फिर क्या होता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ज्यादा मानेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने होंगे, ऑडिट भी नहीं कराना होगा, प्रिजम्पटिव इनकम के प्रोविजन लगेंगे, प्रिजम्पटिव इनकम के प्रोविजंस लगेंगे। तो यहाँ 7,500 रुपए पर व्हीकल, 2 व्हीकल हैं, 12 महीने के हिसाब से 1,80,000 आपकी प्रिजम्पटिव इनकम आ गई है, जो आप व्हीकल को लीज करते हैं उससे। आपको जो है बैंक से एफडीआर मिलता है, और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपको एफडीआर मिलता है, उसका इंटरेस्ट मिलता है 5,860। तो वो आपकी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं काम की, जब भी आपके पास ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे
और टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि भैया ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है यहाँ, ये तो सैलरी की है, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये मेरे को बिजनेस की दे रखी है, ये जो है इन्फॉर्मेशन वो अदर सोर्सेज की है। तो जैसे ही आपने इसको अलग अलग कर लिया क्वेश्चन में, हाँ डेफिनेटली कुछ आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो दोनों जगह लग रही हो। जैसे मान लेते हैं कि एम्प्लॉय ने यहाँ पर 30,000 का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, सैलरी के साथ गिवन है, बट एक्चुअली में इसमें 80 में डिडक्शन भी मिलती है। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है अपना, उसकी डिडक्शन ले सकता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट कराता है टैक्स सेवर, जैसे कि म्यूचुअल फंड करवाता है 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ, तो वहां पर वो डिडक्शन ले सकता है। तो ये लिंक्ड है दोनों चैप्टर से। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सैलरी का चैप्टर है, कौन सा बिजनेस का है, कौन सा अदर सोर्सेज का है, और उसके प्रोविजंस लगाकर आप एक कैटेगरीज बना सकते हैं या वर्किंग नोट्स बना सकते हैं कि भैया सैलरी की इनकम यहाँ निकाल रहा हूँ, पीजीपी की यहाँ निकाल रही हूँ, अदर सोर्सेज यहाँ निकाल रही हूँ, ऐसे कर कर आप देख लेंगे। और उसके बाद जो है अपने मेन आंसर में कंप्यूटेशन लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021, 21, 22 जो भी आपका ईयर है। और यहाँ पर आप लिख देंगे सैलरी से इतनी, अदर सोर्सेज से इतनी, बिजनेस से इतनी, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 रेफर कर लो, या फिर ऐसे भी कर आ सकते हैं। तो अदर सोर्सेज में एफडीआर का इंटरेस्ट है, हालांकि डिवेंचर का इंटरेस्ट आपका नेट दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि टीडीएस के बाद दे रखा है, 90% ही दे रखा है, तो 100% कितना होगा? बात समझे आप? एक्स में से आपने 10% का टीडीएस माइनस कर दिया तो वो आपका 6786 आया। तो एक्स कितना होगा वो आप नहीं देख सकते क्या? देख सकते हैं सर, बहुत आसान है। यहां आपने जो है ग्रॉस डाल दिया, डिविडेंड जो मिलता है, डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है तो आपने एग्जेम्प्ट कर दिया। डिडक्शंस जो मिलेगी आप देख सकते हैं कि आपने जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था वो आपने डिडक्शन की फॉर्म में लिया है। 5 साल की एफडी कराई है, 80 में डिडक्शन मिलेगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डाला है, डिडक्शन मिलेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा दिया है, डिडक्शन मिलेगी। 1.5 लाख तक मिल सकती है, आपकी बनती है 1,25,370, तो ले लो। मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है और ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको। आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन में आ रहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस 22,500 का पे किया है अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, तो वो आप कर सकते हैं ना, अदर देन कैश कर सकते हैं, आपने कर दिया है। जहां तक बात डोनेशन की, उसके लिए अलग से नोट बनाया है कि देखिए अगर आप डोनेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में तो वहां 100% अलाउड होता है, जितना आपने डोनेशन दिया उतना आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पर अगर आपने कोई और इंस्टीट्यूशन को दिया है, उस केस में जो है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। उस केस में आपको एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी और उसका 10% निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? 11,000 रुपये आपने दिया, उसका 50% या एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं कर सकती है, विच एवर इज लोअर। यहां जो आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आई है वो आती है सभी डिडक्शंस के बाद, 80G को छोड़कर सभी डिडक्शंस के बाद, और उसका जो 10% निकल कर आया है वो है 45,129। कैसे निकाली वो नीचे दे रखी है ना, यहां से आपने डिडक्शंस माइनस कर दी पर 80G की माइनस नहीं करी, तो ये अमाउंट आ गई है। इसका जो 10% है 45,129 आया है। लोअर क्या है, जितना आपने डोनेशन दिया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को उसका 50%, तो आप यहां माइनस कर देंगे और ये आपकी टोटल डिडक्शन 80G की भी निकल कर आ जाएगी, और ये आपकी डिडक्शन 80G की भी निकल कर आ जाएगी। ये आपकी टोटल इनकम आ गई। इस पे आपने जो है इनकम टैक्स को कैलकुलेट करा। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपने कहा भैया रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि 5 लाख से एक्सीड नहीं करती टोटल इनकम, और कोई स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली वैसी कोई इनकम भी नहीं है। पर आप कहेंगे देखो मेरा तो टैक्स ऑलरेडी कट चुका है 754 रुपीज का, जो इंटरेस्ट मुझे मिला था डिबेंचर पे, जिसको मैंने ऊपर इंक्लूड किया था पूरा, पर यहां मेरा जो है 754 रुपीज का जो है मेरा टीडीएस कट चुका है, तो इतना मुझे टैक्स देना था, रिबेट मिलने के बाद 0 देना था, इतना मेरा कट चुका, तो ये मुझे रिफंडेबल आएगा। राउंड ऑफ आपने कर दिया। जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन है वो नीचे लिख कर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम मूव कर रहे हैं। 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 9। From the following particulars furnished by Mr. X for the year ended 31st March 2020, you are required to compute his total income and tax payable for the assessment year 2021. अगेन सैलरी से जुड़ा हुआ आ रहा है। एक्स जो है रिटायर कर चुके हैं दिसंबर 2019 को, जब इनकी एज 58 ईयर्स थी। 25 साल 9 महीने इन्होंने काम किया है प्राइवेट कंपनी में जो मुंबई में है। उन्हें जो है 25,000 पर मंथ की सैलरी मिलती थी। 6,000 रुपये का हाउस रेंट अलाउंस मिलता था, जिसमें वो 6,500 रुपये का रेंट देते थे जब वो सर्विस के अंदर थे। रिटायरमेंट पर उन्हें ग्रेजुटी मिली 3.5 लाख रुपए,
और ये पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड हैं, उन्हें जो है इससे पहले कभी भी ग्रेट्युटी नहीं मिली है किसी और एम्प्लॉयर से। He had accumulated leave of 15 days per annum during the period of his service. This was encashed by Mr. X at the time of his retirement. इन्होंने हर साल अपने 15-15 दिन छुट्टी के बचाए और छुट्टी के दिन बचाने के बाद अपनी रिटायरमेंट पर सारे के सारे पैसे इन्होंने एक साथ ले लिए। His average salary may be taken as 24,500 and employer allowed 30 days लीव पर एनम। तो इसका मतलब ये हो गया कि साल में जो है 30 दिन की छुट्टियां मिलती थी, इन्होंने जो है 15-15 दिन की बचाई और एंड में जो है सारी की सारी पैसे निकाल ली। रिटायरमेंट जो है ही वेंचर्ड इनटू टेक्सटाइल बिजनेस। रिटायरमेंट के बाद यानी यहाँ दिसंबर में आप देख सकते हैं रिटायरमेंट हो रहा है, उसके बाद इन्होंने बिजनेस में एंटर किया जिसमें इन्हें लॉस आया 80,000 रुपीज का मार्च 20 तक। 1 लाख रुपए इन्होंने डिडक्शन के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दिया। आपको है इनकम निकालनी है तो डेफिनेटली आप सैलरी की इनकम निकालेंगे, बिजनेस में तो कुछ है नहीं, 80,000 का लॉस आ रहा है और नीचे देखोगे तो पीपीएफ की डिडक्शन मिल रही है 80C में। उसके अलावा सारी की सारी सैलरी इनकम है। बेसिक सैलरी जो है वो 9 महीने के लिए टैक्सेबल होगी क्योंकि ये दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 9 महीने से मल्टीप्लाई कर मैंने टोटल यहाँ लिख दिया बेसिक सैलरी कितनी है। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो हाउस रेंट अलाउंस में एक्चुअली में आपको 6,000 मिला, मल्टीप्लाई बाय 9 महीने के लिए मिला तो ये आया आपका 54,000। इसमें से जो है आप एग्जेम्पशन लेंगे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A और एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका नोट आ रहा है। यानी एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी या 50% ऑफ द सैलरी। और ये रहते कहाँ, मुंबई में रहते हैं, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, और मुंबई में रहते हैं इसके लिए हमने 50% लिया है। मेट्रो सिटी के अलावा होते तो 40% लेते। तीनों में से जो लोअर होगा उतना एचआरए का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ठीक है सर, निकाल लेते हैं, क्या बड़ी बात है। आप यहाँ देखेंगे 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये का 10% होता है 2500। डीए वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स कुछ दे नहीं रखा है, सिर्फ बेसिक है 25,000 रुपये, उसका 10% माइनस कर लिया। रेंट पेड में से आपका 9 महीने का आ गया 36,000। सैलरी जो होती है एचआरए के लिए जो हम सैलरी लेते हैं उसका आपने 50% देखा 1,12,500। जो भी लोअर है उतना एग्जेम्प्ट होगा तो आपने कर दिया, बाकी आपका टैक्सेबल होएगा। यहां पर आप देखेंगे आपको जो है ग्रेट्युटी की अमाउंट मिली है आपको 3.5 लाख रुपए और ये पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड हैं। तो कितना एग्जेम्प्ट होएगा, 20 लाख से ज्यादा एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता, जो एक्चुअली मिला उससे ज्यादा एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता। और जो इनकी सैलरी है लास्ट मंथ की उसको आप 26 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन की आएगी, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिन की आएगी। और जितना इन्होंने कंप्लीटेड ईयर्स काम कर लिया है राउंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि ये पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड है, इसके लिए जो इनका टेन्यूर है 25 साल 9 महीने का, राउंड ऑफ करने के बाद 26 ईयर्स बनते हैं। तो 26 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 3,75,000। जो भी लोअर होगा उतना एग्जेम्प्ट होगा। तो यानी जो एक्चुअली में मिला वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपको याद ही नहीं है कंडीशंस क्या हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। जहां तक बात लीव एनकैशमेंट की, यहां भी वही आपके फॉर्मूलेज लगेंगे, यहां भी वही कंडीशंस लगेगी कि भैया आपको जो है 3,15,000 लीव एनकैशमेंट मिलती है, पर एग्जेम्प्ट कितनी होती है जो एक्चुअली में मिली, या जो पिछले 10 महीने की सैलरी थी उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 महीने की एवरेज सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 लाख से ज्यादा का अलाउ नहीं होता है। बट सवाल यह है कि 24,500 कहां से आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन है, वही मैंने सोचा कि पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी आ कहां से रही है। क्वेश्चन में गिवन है 24,500। हो सकता है इस साल इनकी सैलरी थोड़ी बढ़ गई हो, तो लास्ट 10 मंथ्स का जो एवरेज है वो 24,500 एक महीने के हिसाब से आ रहा है। तो 10 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एवरेज निकल कर आएगा। 3 लाख की स्टैट्यूटरी लिमिट है, एक्चुअली में इतनी अमाउंट मिलती है। और आपको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो इनकी अनअवेल्ड लीव है उसका कितना रुपया बनता है। वो आप कैसे निकालेंगे, नीचे निकालेंगे। मतलब निकालने का तरीका यह है कि 30 दिन की इनको लीव मिलती है हर साल, 25 साल इन्होंने काम किया है पूरा, तो 750 डेज की लीव इन्हें मिलनी चाहिए। 15 दिन की जो है इन्होंने लीव ले ली है 25 साल के लिए, तो ये लीव जो है आपने माइनस कर ली। बचे कितने, बच गए आपके 375 डेज, जिसके हिसाब से जो निकल कर आते हैं 3,06,250 रुपीज निकल कर आते हैं। यानी छुट्टी के पैसे निकल कर आ गए 3,06,250। तीनों में से जो लोअर है उतना एग्जेम्प्ट होगा लीव एनकैशमेंट, बाकी टैक्सेबल होगा। तो याद करना पड़ेगा, वही मैंने कहा रट्टाफिकेशन है, हर चीज में रट्टाफिकेशन है सैलरी के चैप्टर में। आप एग्जेम्प्ट वाला माइनस करेंगे, बाकी टैक्सेबल करेंगे, और ग्रॉस सैलरी यहां आपकी आ गई है 3,13,000
3,13,000 आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई है, जिसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है। अब ये मत बोलना कि आपकी अगर सैलरी इनकम ही 40,000 है तो आप 50,000 माइनस कर लेंगे, ये कभी नहीं होएगा। आप उतना ही माइनस कर सकते हैं जितना ऊपर आ रहा है, उससे ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते हैं। यहाँ सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A में आप माइनस करेंगे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और आपकी सैलरी की इनकम आएगी। बिजनेस में आपका लॉस है, उसको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा क्योंकि सैलरी के साथ वो एडजस्ट नहीं हो सकता है। GTI में से आप लोग ATC की डिडक्शन ले लेंगे और ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रोजी एंड मैरी आर सिस्टर्स। हमें तो पता ही नहीं था, वैसे नाम से लग रहा है रोजी मैरी सिस्टर ही होंगे, नाम से ही लग रहा है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट मुंबई, रोजी गॉट मैरिड इन 1982। अच्छा, अब तो बूढ़े हो गए होंगे भाई ये। एंड सेटल्ड एट कनाडा। ओह, 1982 में ही कनाडा में सेट हो गए हैं। मैरी गॉट मैरिड, मैरी की मैरिज हो गई। एंड सेटल्ड इन मुंबई। बताओ, मैरी यहीं रह गई और रोजी निकल गई, मुंबई में सेटल हुए। और हमें लग रहा था बूढ़े हो गए, इसलिए इन्होंने बता दिया भाई देखो 60 साल से ऊपर के नहीं हुए अभी भी, 60 साल से कम के। और इनकी डिटेल्स गिवन है। रोजी है बाहर नॉन रेजिडेंट होगी, मैरी है आपकी रेजिडेंट होगी, मुंबई में रहती है। पेंशन रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इसको मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से पेंशन। इसे मिलती है कैनेडियन गवर्नमेंट से पेंशन, तो बाहर एक्रू होती है, बाहर रिसीव होती है, इंडिया से क्या लेना देना भाई इसका। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, लैंड मुंबई में सिचुएटेड है, एसेट मुंबई में सिचुएटेड है, इनकम जनरेट होती है, इनकम इंडिया में एक्रू हुई है तो सबके लिए टैक्सेबल होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच STT वाज पेड। शॉर्ट टर्म तो वैसे भी टैक्सेबल होता है, लॉन्ग टर्म एग्जेम्प्ट होता है ना। LIC का प्रीमियम दिया है, ATC की डिडक्शन ले लेना सर। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम देते हैं, 25,000 तक दे सकते हैं, अच्छी बात है। PPF में पैसा डालते हैं, डाल सकते हैं। रेंट आपको मुंबई की प्रॉपर्टी का रिसीव होता है तो यहाँ पर एक्रू हो रहा है, सभी के लिए टैक्सेबल होगा। आपको इनकी जो है टैक्सेबल इनकम निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिएगा, कई बार आता है कि सिर्फ टैक्सेबल इनकम निकालनी है और कई बार आता है टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम सिंपल आप यहाँ लिख देंगे। मतलब कि जो मिस रोजी को तो कुछ मिलता ही नहीं, मिसिज रोजी को भैया दोनों की शादी हो गई है, मिस नहीं बोलेंगे मिसिज बोलेंगे। रोजी को तो कुछ मिलता नहीं है, मैरी को मिलता है, 60,000 की पेंशन मिलती है तो इनकी हो गई सैलरी इनकम। और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ले ही सकते हैं, तो 50,000 की लेने के बाद 10,000 रुपीज नेट टैक्सेबल होगी। मुंबई में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो यहाँ पर ही एक्रू हो रही है। रेंट रिसीव हो रहा है तो आप उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो माइनस कर ही सकते हैं 30%। रेंट जो मिल रहा है उसको ये भी मान लेंगे, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। यहाँ इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है जो मुंबई में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो वहां पर आप उसे कैपिटल गेन में डालेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपके लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि STT भले ही पेड हो पर STT पेड होने के बाद लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए, तब 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है 112E में, वो तो नहीं है ये। यहाँ इन्होंने जो है कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को 40,000 दिए हैं, तो कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को तो पैसा दिया है ना 40,000, तो ATC में आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को पैसा देते हैं तो माइनस होता है, चाहे वो इंडिया की हो, बाहर की हो, कहीं की भी हो। ये थोड़ी ना लिखा हुआ है कि आप जो है लाइफ इंश्योरेंस जो है आप इंडिया में ही करा सकते हैं, आप कहीं भी करा सकते हैं। और अगर आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया है तो उसका आप डिडक्शन यहाँ ले पाएंगे। PPF में पैसा डाला है, डिडक्शन ले पाएंगे। मेडिकल का इंश्योरेंस लिया, डिडक्शन ले पाएंगे। सभी डिडक्शंस के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपकी जो इनकम आ रही है, जो स्पेशल रेट पर आपकी टैक्सेबल होती है इनकम, आप उससे डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। ये बात आपको याद है या भूल गए? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कैपिटल गेन की इनकम है, स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है, ये जो आपकी 1 लाख और 1 लाख की जो इनकम आ रही है ना, यहाँ पे टोटल डिडक्शन आपकी 30,000 बनती है। यहाँ 30,000 और 25,000 कितना 55,000 बनती है। पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें और इनकी जो इनकम देखें तो 21,000 की इनकम आ रही है यहाँ पर और 10,000 की आ रही है सैलरी इनकम। तो वैसे अगर देखा जाए स्पेशल रेट पर जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी निकला है तो स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होगा। अगर उसको हटाकर देखा जाए तो 31,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं, बाकी जो है इनके लिए टैक्सेबल होगा। अब यहाँ आप जब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो जो रोजी है उनकी तो इनकम ही कितनी है 1,22,000। अगर 1,22,000 भी है तो भी टैक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है।
और इसीलिए जो इनकी लॉन्ग टर्म इन्होंने जो गेन कमाया है 20% रेट पर टैक्सेबल होगा। जो शॉर्ट टर्म कमाया है एसटीटी पे था तो आपका 15% पर जो है टैक्सेबल होगा, और ये इनके लिए जो है टैक्स इनका निकल कर आ गया है। इनकी जो टोटल इनकम आई है मैरी की, वो इनकी 3,50,000 आई है। अगर इस 3,50,000 से मैं ये स्पेशल रेट वाली इनकम हटा दूं तो आप देखेंगे भैया 3,50,000 में फिर कुछ बचेगा ही नहीं। सारा का सारा 3,50,000 क्या है, स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है। तो आपको पता है कि अगर कोई रेजिडेंट है तो उसको हमने बेनिफिट दिया है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। अगर आपके पास 2.5 लाख तक और कोई इनकम नहीं है तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं 111 या 112 की इनकम एडजस्ट करने के लिए। तो यहां पर जो है आपने जो है पहले एडजस्ट कर लिया ये 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एडजस्ट कर लिया, उसके बाद 1.5 लाख और बच गए। तो 1.5 लाख में से आपने यहाँ 1.5 लाख एडजस्ट कर लिए तो 1 लाख बच गए जिस पे टैक्स देना है। सर मैंने पहले इसको एडजस्टमेंट क्यों किया, क्योंकि भैया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% की रेट है, तो ज्यादा रेट वाले को पहले एडजस्ट कर लो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के साथ, है ना जी। आप अगर यहाँ देखेंगे तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी कितनी 2.5 लाख की बच रही है, क्योंकि 3.5 लाख की स्पेशल रेट पर इनकम है जो इस पर टैक्स लगना है, और वो सारी की सारी आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली है, जिससे कि आप एडजस्ट कर सकते हैं 2.5 लाख तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो पहले मैंने 1 लाख को एडजस्ट कर लिया, 1.5 लाख और बच गए, वो 1.5 लाख को नीचे एडजस्ट कर लिया, उसके बाद भी 1 लाख बच गए, तो 1 लाख पर मैंने जो है टैक्स कैलकुलेट करा 15% जो निकल कर आया 15,000। अब ये तो अलग हुई बात टैक्स निकालने की। अब करते हैं बात रीबेट की। तो रीबेट का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती, आप रेजिडेंट हैं, तो आप ले सकते हैं रीबेट का बेनिफिट। तो यहाँ जो है रीबेट का बेनिफिट ले लेंगे 12,500 तक। 2,500 का इनकम टैक्स आएगा जिसपे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़कर इनका आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आखिरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 आ रहा है, जिसमें एक इंडिविजुअल हैं जो सेटअप करते हैं यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 15-16 में सेटअप करते हैं, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल नहीं हुए इन्हें। 5 साल नहीं हुए तो 100% जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसका डिडक्शन ये ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी सेक्शन 10AA है हमने एग्जामिशन में किया था, हालांकि एग्जामिशन में किया बट होती है डिडक्शन है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि आपने जो सारी कंडीशंस को फुलफिल किया है। 18-19 में आपने अपना एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट करा तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट में फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये जो है आपका सेक्शन 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस है, जहां आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डेबिट कर सकते हैं और बहुत सारा अपना लॉस बुक कर सकते हैं, आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 75 लाख रुपीज का जो है इनका खर्चा आया, हालांकि लैंड की जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज की थी। इसमें वेयर हाउस को आपने ऑपरेशनल किया 1 अप्रैल 19 से, और सारा का सारा आपने 75 लाख का एक्सपेंडिचर डाल दिया, लैंड का खर्चा भी आपने डाल दिया। यहां इन्हें दे रखा है कि प्रॉफिट जो SEZ यूनिट है उसके आ रहे हैं 40 लाख रुपीज के। आपने जो एक्सपोर्ट किया वो 80 लाख का है, डोमेस्टिक सेल करी आपने 20 लाख की, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो है स्पेसिफाइड बिजनेस है उससे आ रहे हैं 1,05 रुपीज के प्रॉफिट। जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उसके 2 टुकड़े कर लो। एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है ना, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर अगर कैलकुलेशन करके दी हुई है तो जरूर देखिएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है। आपके जो 40 लाख रुपीज के प्रॉफिट है, अब यहां थोड़ा सा गलत किया हुआ है, प्रॉफिट जो है 40 लाख है, जगह कम बची थी तो ऐसे कर दिया। एक्सपोर्ट प्रॉफिट 80 लाख है, टोटल जो टर्नओवर है 1 करोड़ का है। यहां देख सकते हैं ना आप, 80 लाख प्लस 20 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर है आपका SEZ यूनिट से, जिसमें 20 लाख तो आपने डोमेस्टिकली बेच दिया, बाकी आपने एक्सपोर्ट किया। तो प्रॉफिट के भी अगर आप वो 2 हिस्से करेंगे तो निकल कर आएगा 32 लाख रुपीज का आपका डिडक्शन, सेक्शन 10AA का डिडक्शन, और बाकी जो है आपकी बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगी। तो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए प्रॉफिट आपने माइनस कर दिए, यही तो हमने 10AA में पढ़ा है। जहां तक बात आपकी वेयर हाउसिंग ऑपरेशन की है, तो उसमें 1,05 रुपीज जो है वो आपके प्रॉफिट आए हैं, और उसमें से आप डिडक्शन ले सकते हैं। किन की ले सकते हैं आप डिडक्शन? जो आपने यहां पर टोटल खर्चा करा है 75 लाख रुपीज का, जिसमें 10 लाख रुपए जो है आपके लैंड के हैं, उसको हटाकर जो आपके 65 लाख रुपीज हैं वो आप माइनस कर सकते हैं। लैंड तो एप्रिशिएबल एसेट होता है, उसमें क्या डिडक्शन मिलेगी आपको? तो बाकी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस से जो इनकम आ रही है वो टैक्सेबल होगी। ये आपका आ गया, टोटल आपकी इनकम आ गई है, और इस पे जो है आप टैक्स निकाल सकते हैं 48 लाख रुपीज पर। आप देखेंगे तो ये एक इंडिविजुअल है
और इंडिविजुअल पर अगर आप टैक्स निकालेंगे तो ऐसे निकल कर आएगा। इंडिविजुअल पर आप टैक्स निकालेंगे तो ऐसे कुछ निकल कर आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे और टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो ऐसे निकल कर आएगा। पर एक बात आपके दिमाग में अभी भी आनी चाहिए कि रिसेंटली आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन, जो कहते हैं कि अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा की है, यानी कि जो आपने टोटल इनकम निकाली उसमें जो डिडक्शन ली थी 10AA की, अगर हम उसे जोड़ दें, उसको ना लें, जो 35AD में हमने माइनस किया अगर वो उसे माइनस ना करें, हालांकि इस पर डेप्रिसिएशन जरूर माइनस करें, जो नॉर्मली अगर 10% का डेप्रिसिएशन मिलता वो हम जरूर माइनस करें, पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस ना करें, तो हमारी जो डिडक्शन हम ऐड कर देंगे तो हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी आती, अगर वो 20 लाख से ज्यादा है तो उस इनकम पर हमें 18.5% पर जो टैक्स निकल कर आएगा, ये आपका सिर्फ हुआ इनकम टैक्स। ये सिर्फ आपका इनकम टैक्स हुआ जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आ रहा है, ये टोटल टैक्स नहीं है, सिर्फ आपका इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है उसकी जगह पर जो है वो आपका 18.5% निकला है। अब क्योंकि आपकी जो इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज भी आपने जोड़ा इस पे, आप इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ेंगे और कहेंगे भैया ये तो आपको देना ही पड़ेगा, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर ये टैक्स ज्यादा आ रहा है तो ऊपर वाला 13 लाख रुपीज है, ये वाला 30 लाख है, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। हालांकि जितना आपने ज्यादा दे दिया उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। AMT का जो है आप क्रेडिट ले सकते हैं, सेक्शन 115 JE में आप क्रेडिट ले सकते हैं। आपने जो है टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 JC आपने इतनी दी, हालांकि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स बनता था 13 लाख रुपीज, तो इतने का क्रेडिट मिलेगा। कल को आपको ज्यादा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स बन जाएगा तो यहां से एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस ही देना पड़ेगा और ये आप आगे कैरी कर सकते हैं। समझे आप कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इस पर्टिकुलर आपका जो अटेम्प्ट आने वाला है मई और नवंबर में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया इनकम टैक्स का। इन लास्ट वाले 2 वीडियोस को दोबारा देख लेना ध्यान से, सारी रिवीजन करने के बाद खुद भी ट्राई करना अपने सारे प्रोविजंस को रिवाइज करने के बाद। कोई भी डाउट है मुझे मैसेज कर देना, मुझे ईमेल कर देना, आप मुझे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर, जहां लिखना चाहे लिख देना, पर पेपर में बेस्ट कर आना। यानी कि आपको सारे प्रोविजंस आपकी टिप्स पर होने चाहिए, 1-2 बार आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आप तुरंत आइडेंटिफाई करें, जो आसान आया है उसको फटाफट करें, टेबल बनाएं, आंसर डालें, नीट एंड क्लीन डालें, वर्किंग नोट्स बनाएं, उसमें जो प्रोविजंस याद है उसको लिख कर आएं, सेक्शन नंबर जो याद है वो लिख कर आएं। मैंने जो आपको नोट्स में दिए हैं सेक्शन नंबर उतने ही आपको याद करने हैं, और जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, अपनी इलस्ट्रेशंस में पढ़ते हैं, उतने याद करने हैं। उससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा प्रोविजंस याद करने की जरूरत नहीं है। और आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे सेक्शन आपके रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। सेक्शन 80 से रिपीट हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है 24 की डिडक्शन है, रिपीट हो रहा है। सेक्शन 16 आई है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, बार बार रिपीट हो रहा है। आप पीजीबी में देखेंगे सेक्शन 35AD है, रिपीट हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन 35 रिपीट हो रहा है। 80G है, 80GG है, रिपीट हो रहे हैं सेक्शन, बार बार आ रहे हैं। 80D है, मेडिकल प्रीमियम आ रहा है बार बार। कुछ TDS के आपके सेक्शन है वो भी रिपीट होते हैं, वो TDS चैप्टर में आते हैं। तो बार बार माइनर को मिलती है डिडक्शन, एग्जेम्पशन मिलती है 1500 की, सेक्शन 1032 रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो तो आपकी टिप्स पर एक पेज में लिख लो, बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिवीजन करो, अपनी नोट्स हाथ से जरूर बनाओ जो मैंने आपको दिए हैं। हाथ से नोट्स बने होने चाहिए, 3-4 बार रिवीजन होनी चाहिए। बुक के सारे क्वेश्चन बिना देखे होने चाहिए, चाहे आप हाथ से सॉल्व करें। एटलीस्ट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम तो आप पूरा जरूर करें, हाथ से सॉल्व करें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन दोबारा से। और एक RTP जरूर देखें, RTP हो गई, पास्ट ईयर हो गया, जरूर देखें। अगर वो नहीं होता है तो कम से कम कितना करना है मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम आपको कितना करना है और ज्यादा से ज्यादा कितना करना है मैं बता रहा हूं। कम से कम आपको जो है हमारे जो नोट्स हैं, कम से कम आपको जो हमारे नोट्स हैं उसको आपको हाथ से लिखना है, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। प्लस आपको उसकी 3-4 बार रिवीजन करनी ही करनी है। पेपर से एक दिन पहले करोगे अलग, उससे पहले 3-4 बार रिवीजन होनी चाहिए, ताकि आप 6 घंटे में पूरा रिवाइज कर पाओ। वो आपकी टिप्स पर होने चाहिए सारे प्रोविजंस, सेक्शन नंबर, प्रोविजन, जो एग्जाम्पल करें, सब कुछ आपकी टिप्स पर होना चाहिए। जो हमने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करे हैं वो सारे आपको दोबारा से करने हैं। आपकी जो है नॉलेज में होना चाहिए कि आप अप्लाई कैसे करते हैं उन प्रोविजंस को। और जो मैंने आपको MCQ दिया है ऐप के अंदर, वो आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, अपनी गलतियों को देखना है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
एग्जामिशन आनी आपकी पक्की है 100%, पर आप चाहते हैं मेरे 70, 80, 90 मार्क्स आए। 70 तक तो आ ही जाएंगे, इतना कर लोगे तो भी 70s में आ ही जाएंगे, बहुत सारे ला चुके हैं स्टूडेंट, इसलिए कह रहा हूँ। पर 80s में 90s में लाने के लिए आपको जो है आरटीपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और एक दो जो पास्ट ईयर हैं वो ज़रूर ट्राई करेंगे अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम नहीं है कोई डरने की बात नहीं है, नोट्स की रिवीजन लगाई, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन दोबारा देखे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करे, काम हो गया, काम हो गया। इतना ही करना है। अब इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या होएगा सर? इतना ही करना है, एग्जामिशन पक्की है, सिर्फ पास होना है, यानी 40 नंबर लाने, नोट्स अच्छे से कर लिए, एमसीक्यू ट्राई कर लिए, पास हो जाएंगे आप। और आखिरी वाला जो कंप्यूटेशन वाला आपका चैप्टर है उसको देख लिया, ये वाला जो चैप्टर मैंने आपको कराया है, और टीडीएस का चैप्टर देख लिया, पास होना तय है, पास होना आपका तय है। अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आपके हाथ में कितना आप अच्छा करते हैं, कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत है मेरे पास आ जाना, मैं सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। कॉल करनी है, व्हाट्सएप करना है, टेलीग्राम करना है, ज़रूर करना। दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपको लगता है कि क्लासेस में आपकी कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, स्टडी मटेरियल की कवरेज हुई है, सारे क्वेश्चंस करे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी हो गई है, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस ही हैं जो हमने डिस्कस करें, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जितनी एक्सरसाइज करिए, सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कई तो मेरे एग्जाम में भी आए थे, मुझे याद है। जो मैंने आपको रिसिप्ट पेमेंट दिखाया था वो मेरे एग्जाम में ही आया था। तो सारे आपके स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस हैं, ये जो एक्सरसाइज में गिवन होते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस नहीं होती है, पर जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, आगे जो है आपके हाथ में है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आपका जो है कोर्स कंप्लीट होता है यहीं पर, साथ हमारा खत्म नहीं होएगा, क्योंकि हम ट्रेडिशनल टीचर में से नहीं है, ट्रेडिशनल तरीके से हम नहीं पढ़ाते, हम मॉडर्न टीचर हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारा साथ यहाँ पर शुरू होता है। आप यूट्यूब से कनेक्टेड रहेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड रह सकते हैं, आप लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड रह सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है आपको कंट्रीब्यूट करना हो एजुकेशन सेक्टर में, आप मेरे पास आ सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करें और बिजनेस में कोलैबोरेशन हो, आप आ सकते हैं, क्योंकि ये साथ यहाँ पर शुरू होता है, खत्म नहीं होता है, स्टार्ट होता है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आई विल सी यू इन जीएसटी क्लासेस अगर आपने ली है तो, और जीएसटी क्लासेस में हम मिलेंगे, जो एक बहुत ही आसान है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे, और बहुत आराम से जो है 20-25 क्लासेस में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इनकम टैक्स में एक मैराथन था, बहुत लंबा था, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, पर आपका जीएसटी में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, ऑल द बेस्ट।